नमस्कार, मैं आजाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। दिल्ली में चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। एमसीडी इलेक्शन आ चुका है और ये नवंबर 2022 है और दिल्ली में शह और मात की खेल, कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी का जंग जारी है। लेकिन बहुत बड़े सवाल हैं इस सियासत में, चुनाव का 5 साल का ये जो पर्व होता है, 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, जनता के बीच में नेता पहुंचते हैं, लेकिन 5 साल के बाद जनता के बीच में नेता जो जाते हैं वो अपने जनता को भूल जाते हैं, काम कोई नहीं करते हैं। और ये एक सिलसिला, एक इसकी इतिहास और एक हिस्ट्री है। यह अलग बात है, लेकिन न्यू इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता नेताओं को मौका देती है, युवाओं को और पढ़े लिखे चेहरों को जनता कब अपने दिल में बसाएगी और कब युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। यह जनता आपको सोचना है कि आप अपने इलाके में किसे मौका देते हैं। जो आपके लिए कुछ कर गुजरेगा, काम करके देगा, आप उसे मौका देंगे, या जो सिर्फ अपने घर भरते हैं आप उन्हें जिता करके लाएंगे। ये आपको सोचना है, ये आपके लिए सवाल है। बहरहाल हमारे साथ एक युवा चेहरा आदर्श नगर वार्ड से 15 नंबर वार्ड है, ये अनुभव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और राजनीति का अनुभव प्यार तो आपके आशीर्वाद और आपके वोट से शुरू होगा, ये अलग बात है। लेकिन अब इस कड़ी को, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है अनुभव जी आपका न्यू इंडिया न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद। पहला सवाल हम आपसे यही कर लेंगे कि इलेक्शन है सर, और नॉमिनेशन भी आज आपने फाइल कर दिया है, इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो कुर्सियां हैं इसको खाली आपने क्यों रखवाई, इस पे आप बैठे क्यों नहीं, क्या कहना है आपका? आपको नमस्कार। मेरा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदर्श नगर वार्ड से उम्मीदवार बनाया है। जैसा आपने बताया, मैंने नॉमिनेशन भी किया है। तो मेरा नॉमिनेशन जो था वो इस सीट की सेवा के लिए है, और सत्ता में लाभ लेते लेते मेरे विरोधी जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत बार चुने जा चुके हैं और बहुत बार कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। अब समय आया है कि हम सेवक लोग भी सेवा के लिए और जनता के हृदय में बैठें, जनता हमें सेवा का मौका दे। जिस दिन जनता हमें सेवा का मौका देगी उस दिन हम इस कुर्सी पर बैठेंगे, अगर जनता बैठाएगी तो। अन्यथा हम सेवक हैं, सेवक हैं, सेवक रहेंगे। अभी फिलहाल आप इंटरव्यू के दौरान आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हाँ, जनता जब दिल में बैठाएगी तभी आप, बिल्कुल, आप कुर्सी पर बैठेंगे 100%। चलिए, ये तो बात हो गई कुर्सी की। अनुभव जी, समाज में और सोसाइटी में और आपके वार्ड में, वार्ड की आप 5 सबसे बड़ी समस्या, जो प्रॉब्लम्स है जनता की, आपके इलाके की, क्या आप समस्या देखते हैं एक यूथ होने के नाते? क्योंकि आज आपने नॉमिनेशन किया है, आज आपको बीजेपी ने टिकट दिया है, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिकल करियर आपने शुरू नहीं करी थी, उस दिन से लेकर के आज तक आप अपने इस वार्ड की क्या क्या समस्या देखते हैं, दर्शकों को बताएं। मेरा जन्म मजलिस पार्क आदर्श नगर क्षेत्र में ही हुआ है, और बाल्यकाल से ही मैं इस क्षेत्र में घूमता हूँ, फिरता हूँ, और यहाँ की समस्याओं को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। जनता के बीच में जाता हूँ तो लोग बताते हैं समस्या, लोग हर समय नहीं बताते हैं, ऐसा भी नहीं है कि चुनाव के समय बताते हैं, समस्याएं हमेशा रहती हैं। क्योंकि मैं यूथ हूँ इस समय, यूथ का इस बार अपॉर्चुनिटी मिली है पार्टी की तरफ से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूथ के लिए सबसे पहली चीज़, हमारे हर घर में स्क्रीन के ऊपर लोग स्पोर्ट्स खेलने लगे हैं, मोबाइल पर सारी चीज़ें आ गई हैं, तो सबसे पहले उनका स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी लाऊंगा सबसे पहले यहाँ अपने वार्ड में, अपने इलाके में। अपने वार्ड में स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है, उसके मेरे को स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए काम करना है। क्योंकि मैं खुद बैडमिंटन खेलता हूं, तो मुझे बैडमिंटन कोर्ट, टीटी टेबल्स, इन सब की व्यवस्था यहाँ करानी है, और उपलब्ध भी है जगह, ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है जगह। इसके लिए विजन चाहिए
कि स्पोर्ट्स को लेकर मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, मुझे स्पोर्ट्स के लिए काम करना है। यहाँ पर घर घर में जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज में जाने वाले, मोबाइल ने उनको उनके दिमाग को, मस्तिष्क को जकड़ लिया है। तो आपको लगता है, क्योंकि आप युवा भी हैं, तो युवा मोबाइल और टेलीविजन से निकल करके वो फिजिकल एक्टिविटी में आए? देखिए, कोरोना काल में आप अगर कोरोना काल के बाद आप डिस्कशन करें किसी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या जो आंख के डॉक्टर होते हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वही आपको बताएंगे कि कितनी स्थिति विकट हो गई है आंखों की, लोगों के रेटिना पे कितना बुरा असर हुआ है। अगर हम उनको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स, जिम, एक्सरसाइज। तो दूसरा मुद्दा हमारा इसमें फिर आता है कि क्यों नहीं हमारे यहां पर डिस्ट्रिक्ट पार्क हो। इतनी बड़ी आबादी यहां रहती है इस वार्ड में, और पार्क के नाम पे सिर्फ सुभाष पार्क। इतना छोटा पार्क कि आप रन नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, कंधे से कंधे टकराते हैं। और पीछे, हमारे क्षेत्र के पीछे इतनी जगह पड़ी है, उस पर झुग्गियां बसाई जा रही हैं, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, वहां पर कंक्रीट के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पार्क और उसके बाद पार्किंग। सारी सड़कों को गाड़ियों से लबालब भरी हुई है। अगर रात के समय कोई कठिनाई का समय आए, एम्बुलेंस आए या मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो, तो ट्रक तक नहीं घुस सकता। रात को बड़ी मुसीबत होती है, डिलेज होते हैं इन इमरजेंसी सर्विसेज में। तो मेरा एक टारगेट ये भी है कि यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था को ठीक किया जाए। और जहां तक दिल्ली की सभी क्षेत्रों में समस्या है, क्योंकि मैं खुद एक पेट फ्रेंडली आदमी हूं, मैं बहुत मेरे को अच्छा लगता है डॉग्स की सेवा करना, काउस की सेवा करना, तो एनिमल फ्रेंडली हूं मैं बिल्कुल। तो उनका भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ऐसा नहीं उनको मार दिया जाए, उनको पीट दिया जाए, उनकी टांग तोड़ दी जाए, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यहां पर पेट्स का शेल्टर बनवाऊं, ताकि इस क्षेत्र के पेट्स एक जगह रहें, लोगों को बाइट ना करें, लोगों की परेशानियां कम हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ये शिकायत लेके कि डॉग्स बाइट का इशू ज्यादा है। हाँ, एक आंकड़ा हमारे पास भी आया था, आपका नियर बाय में जो हॉस्पिटल है बाबू जगजीवन राम है जहांगीरपुरी में, तो डॉग बाइट के केस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो अगर एमसीडी इस पे ध्यान दे, आप यूथ हैं, आप अगर जनता ने जिताया आपको, तो आप इस पे आप कर्व करेंगे? देखिए जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, देखिए नेता सभी वादा करते हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मजबूती से प्रभु को हाजिर नाजिर करके ये वादा कर रहा हूं कि मैं आऊंगा, जो मेरी प्राथमिकताएं हैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। अगले चुनाव में जाने से पहले रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा कि जी ये मैंने पहले दिन आपसे ये वादा किया था और आज मैं चुनाव में जा रहा हूं, क्या आप इस वादों से संतुष्ट हैं? 50%, 30%, 80%, 100%, इसका मैं रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा और आपको बुलाऊंगा और वो रिपोर्ट कार्ड पब्लिश कराऊंगा आपसे। रिपोर्ट कार्ड बहुत बड़ी बात है कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी की तरफ इशारा करता है। अनुभव जी, ये तो बातें, दो मुद्दे आपने बड़े मुद्दे हाईलाइट किए। एक आपने हेल्थ से जुड़ा हुआ कि घर से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उनको घूमने का, फिरने का, वॉक करने का, जॉगिंग करने का, शेयर करने का उनको मौका मिले, और जो टीवी मोबाइल ने हेल्थ को खराब कर दिया है। एक अच्छे अपने इलाके में पार्क वगैरह होंगे तभी ये संभव पॉसिबल है। दूसरा, आपने जो आवारा पशु हैं, चाहे उसमें गौ हो, गाय हो, कॉव्स हो और डॉग्स हो, जो डॉग बाइट के केसेस बढ़ते हैं, इसकी तरफ आपने इशारा किया। अब हम इसी से अगला सवाल हम आपसे ये लेंगे कि साफ सफाई जो आपके पूरे वार्ड में है, इस पे क्या कहना है सर? आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में साफ सफाई का इशू है या नहीं है? क्या कहना है इस पे सर? देखिए, इशू पूरी दिल्ली में ऐसा कोई वार्ड मुझे तो नहीं नजर आता है जहां पर समस्याएं नहीं होती। यहां पर भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में जो पूर्व की पार्षद हमारी गरिमा जी थी, उन्होंने बहुत प्रयास किए और उन समस्याओं को ठीक करने का पूरा प्रयास उनकी तरफ से हुआ, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसको पार भी पाया कि इस स्थिति से बचाया क्षेत्र को। लेकिन मेरा आपका यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अपने प्रतिनिधि जो मेरे प्रत्याशी हैं मुकेश गोयल जी, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ
वो हर बार नए वार्ड से क्यों चुनाव लड़ते हैं? कभी धीरपुर से, कभी आदर्श नगर से, कभी सराय से, हर बार नए वार्ड से चुनाव लड़ते हैं। क्यों नहीं लेके आते अपना रिपोर्ट कार्ड कि उन्होंने क्या काम करके दिखाया? क्यों नहीं पेश करते कि मैंने ये मेरे 5 साल की उपलब्धि? क्यों हर बार आते हैं नए क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं? ये कौन सी उपलब्धि है भाई? चुनाव लड़ते हो तो रिपोर्ट कार्ड पेश करो, काम दिखाओ। काम को बोलना चाहिए, नाम को नहीं बोलना चाहिए। आप रिपोर्ट कार्ड अपना भी दिखाएंगे और अपने जो कंपटीटर है, प्रतिद्वंदी है, उनका भी आप रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने आप रखेंगे? मांगेंगे जी, मांगेंगे। जनता के सामने रखो कि आपने 5 साल में सराय वार्ड में क्या किया। अगर आप चाहें तो जाके अभी जाके सर्वे कीजिए, देख के आइए वहां नालियों की हालत, देख के आइए वहां कूड़े की हालत, देख के आइए वहां लोग कितनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं, कितना लेंटर माफिया वहां पे कितना पैसा ले रहा है, कौन कौन से बिल्डिंगों को तोड़ तोड़ के उन्होंने पैसे कमाए हैं, ये वो जाके आप देखिए वहां। आपको मैं बोलता हूं, क्योंकि मीडिया हमारा जो है बिल्कुल निष्पक्ष होता है। मीडिया जाए, मेरे को भूल जाएं आप, मीडिया जाए और वहां जाके देखे और वहां के लोगों से पता करे कि मुकेश गोयल जी ने क्या, उनका रिपोर्ट कार्ड है। क्यों, अगर वो चुनाव लड़ते वहां पे तो उनका क्या होता? आज वो आदर्श नगर दोबारा लौट के आ गए हैं। तो मेरा प्रश्न उनसे है, मुकेश जी, साथ सम्मान आपसे प्रश्न है, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश करते? दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। अगला सवाल आपसे ये होगा अनुभव जी कि एमसीडी पे ये आरोप लग जाते हैं कि हम हर एक वार्ड की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि हम भी ग्राउंड पे रहते हैं, कि एमसीडी से कर्मचारी आते हैं और कोई भी मकान कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कोई भी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, तो फिर वहाँ पे वो एमसीडी बोलते हैं कि इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इस तरह की बातें आती हैं, नहीं तो फिर तुम्हारा काम रोक दिया जाएगा या फिर लेंटर तोड़ दिया जाएगा। और आपके इलाके में कुछ होटल इंडस्ट्री भी है, तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद वहाँ पे कुछ शिकायतें, कंप्लेंट्स पब्लिक लेकर के आती है, जी हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बाद में एमसीडी आकर के हमें परेशान करती है, चाहे वो मकान प्लॉट बन रहा हो या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन रही हो, और बाद में वो कहते हैं कि आप हमें इतना दो, उतना दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? जो भ्रष्टाचार, करप्शन किसी भी प्रकार का एमसीडी में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज ए यूथ अगर आपको जनता जिताती है तो आप अपने वार्ड में कंस्ट्रक्शन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होने देंगे या नहीं होने देंगे? क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यहां आज चुनाव लड़ने आया हूं। मेरा टारगेट सेवा है, पैसा नहीं। जिस दिन मेरा टारगेट पैसा हो जाए, जनता को मैं आज बोलता हूं, उस दिन मुझे बोल देना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ना आया हूं सेवा के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। और जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आपको अभी मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे माध्यम से, सब जगह स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है उनका। उनके स्टिंग में सत्ता में ना रहते हुए भी, दिल्ली की सत्ता में नहीं थी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही थी, और वो लोग वहां सिटी जोन के एक जेई से खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ की बातें चल रही हैं। ये जनता के सेवा करने आए थे आप लोग, और आज फिर आके कह रहे हैं कि दूसरे वार्ड से कि मैं आपकी सेवा करने आऊंगा। वो सेवा करने नहीं आए, वो मेवा खाने आए हैं। ये अनुभव जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप, एक एलिगेशन है। क्या इसके तथ्य और कुछ सबूत क्या आपके पास है क्या कुछ? क्योंकि आप एक तरह से बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं, तो देखिए मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो सबूतों के आधार पे कह रहा हूं। आपको मैं अभी एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो व्हाट्सएप पे घूम रहा है। ये वीडियो मैंने शूट नहीं किया, ये वीडियो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने शूट नहीं किया। ये एक जेई से मुकेश गोयल जी की डीलिंग का वीडियो है, और मैं आपको अभी शेयर करूंगा, और इसमें आप खुद देखें, मेरी बात छोड़ दें, जो वो वीडियो बोल रहा है आप खुद देखें कि वहां पे किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी गालियां दी जा रही है, और कौन से पैसे का डिस्कशन गोलमाल का चल रहा है। मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको वीडियो दूंगा। मैं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं जानता उस वीडियो की कि वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जो दिख रहा है वो जनता को भी दिख रहा है और आपको भी दिखेगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपके वार्ड की जो जनता है
हर एक समाज का लेयर होता है, एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो आप अपने जो गरीब तबके हैं आपके वार्ड में, लोअर और मिडिल क्लास हैं, दो चीज़ें उनको बहुत ज़रूरत होती है। एक, उनको अगर वो बीमार पड़े तो निगम के हॉस्पिटल होते हैं, एमसीडी के हॉस्पिटल होते हैं, और एक डिस्पेंसरी होती है। स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे आप गरीबों के लिए आपने पहले क्या किया है, अब तक क्या किया है, या आगे आप उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, एक छोटी सी डिस्पेंसरी होती थी हमारी यहाँ पर, इंदिरा नगर क्षेत्र है, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी होती थी, तो उस डिस्पेंसरी को कन्वर्ट करके हॉस्पिटल बनाया गया। एमसीडी में मैंने पहले भी कहा कि हमारी पूर्व की निगम पार्षदा, चाहे वो नीलम जी हो, चाहे गरिमा जी हो, उन्होंने खूब काम किया और उसको एक बिल्डिंग का स्वरूप दिया। जहां पर पहले 50 लोगों की सेवा की जा सकती थी, वहां 500,000 लोगों की सेवा की जा सकती है। अब मेरा टारगेट है कि उसमें हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो, कुछ बेडेड हॉस्पिटल बने, प्रसूति जो महिलाओं की रहती है, बच्चा का जो समय रहता है, जो केंद्र है, उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि वो हमारे हर वर्ग को आवश्यकता है। मैं किसी क्लास में किसी को डिवाइड नहीं करता, सभी क्लास एक साथ हैं, और जो विकास होता है वो सभी क्लास का होता है, किसी एक क्लास का नहीं। तो अगर हम ये सवाल आपसे पूछें कि ये जो विजन और संकल्प है, ये अनुभव जी का सोचा हुआ है, आपके माइंड से आया है कि हम अपने इलाके में अगर जनता आपको जिता करके लाती है तो आप एक हॉस्पिटल अपने इलाके में एमसीडी के माध्यम से आप यहाँ पे देंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या इस तरह से आप सोच रहे हैं? सोच तो बहुत लंबी है, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं। जैसे हम 100 नंबर को कॉल करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पुलिस की जिप्सी, पुलिसमैन हमारे घर आता है, बिल्कुल आ जाता है। मेरा विजन है, हम एक ऐप और एक कॉल सेंटर का माध्यम बनाएंगे कि आपके घर में कोई समस्या है तो आपका पार्षद, एमसीडी का कर्मचारी आपको ढूंढते हुए उस समस्या का निस्तारण करने के लिए आपके घर पहुंचे। ये इसको थोड़ा आप इन्हें विस्तार से बताएं, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। आज तक, अभी तक दिल्ली की जो निगम की जो राजनीति है, एमसीडी की जो राजनीति है, इसमें किसी भी नेता ने आज तक बात नहीं करी है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप युवा हैं, तो आप कुछ प्लान आप लेकर के, वो प्लान आप जनता को, अपने दर्शकों को आप बताएं सर, थोड़ा ब्रीफ करके। देखिए, मैं आईटी के क्षेत्र से आता हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, तो मेरे दिमाग में हमेशा इस क्षेत्र को लेके जो समस्याएं हैं उनका जो निस्तारण है या उनका जो रेमेडी या सॉल्यूशन है वो आईटी के माध्यम से हो। जैसा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में अपनी क्लीन छवि को पेश करने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनने के लिए, चीजों को एड्रेस करने के लिए ऐप के माध्यम, पोर्टल के माध्यम, फोन नंबर्स के माध्यम, एसएमएस से चीजों के माध्यम, तो डिजिटाइज किया है उन चीजों को। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने आपके लिए एक ऐप बनाई, आदर्श नगर क्षेत्र की एक ऐप बनेगी आदर्श नगर के नाम से, और उस ऐप में आपकी समस्या, जो भी समस्या होगी एमसीडी से संबंधित, आप उसकी फोटो खींचें, जियो टैगिंग उसकी अपने आप हो, वो कार्यालय तक पहुंचे, आप उसे होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो डेट के हिसाब से जियो टैगिंग को क्या ही है। वो जब मेरे पास पहुंचे तो मैं उसको एड्रेस करूं और उस पर उसी समय एक टाइम काउंटर चलना चाहिए और उसमें पता होना चाहिए सिटीजन्स को कि ये प्रॉब्लम कितनी देर में एड्रेस होगी और कौन व्यक्ति उसको एड्रेस करेगा, उसका फोन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उनके फोन पे वो एड्रेस करने वाली सारी जानकारी उन तक पहुंचेगी और उसमें समय भी लिखा होगा कि इतने समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सॉल्व नहीं होगी तो वहीं पर उसका एक और चेक बटन बनाया जाएगा कि इसको आप एस्केलेट करना चाहते हैं तो एस्केलेट कीजिए। इसका रीड्रेसल मैकेनिज्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एमसीडी में आईटी के सॉल्यूशंस हमें लाने पड़ेंगे। जितना हम आईटी या डिजिटाइज करेंगे चीजें ठीक होने लग जाएंगी और टाइम चार्टर इज नीडेड इन एमसीडी वर्क। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है अनुभव जी, ये तो रिवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर भाजपा बीजेपी दोबारा दिल्ली में एमसीडी में आती है तो ये क्यों नहीं सिर्फ आपके ही वार्ड में आदर्श नगर में, ये पूरी दिल्ली में क्यों नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तो दोनों का विरोधाभास,
तो ये चीज तो कौन सा पूरी दिल्ली में ही होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी शिकायत को आप एक ऐप के माध्यम से आप क्लिक करें और आपका समाधान हो। लेकिन सवाल ये है कि सर है ना, ये विजन और सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो होता है रियल टाइम में समस्या का समाधान वो नहीं हो पाता। उसके लिए कितना आप लड़ेंगे? मैंने आपसे यही बात कही कि सिर्फ प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना, उसका टाइम चार्टर भी साथ में रखना कि यह समस्या का समाधान। आप मान लीजिए आपके गली में मोहल्ले में कोई सड़क का गड्ढा हुआ है, आपने उसकी फोटो खींच के भेजी तो उसमें एक टिक टिक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि टाइम चार्टर जिसे हम बोलते हैं कि भाई ये समस्या का समाधान 7 दिन में हो जाएगा। तो वो समाधान 7 दिन में नहीं होता तो ऑटोमेटिक वो चीज एस्केलेट होगी। हम आईटी में जब चीजें करते हैं, 0 या 1 में डाटा जब चलता है तो उससे बचना मुश्किल होता है। रजिस्टर्स में ऊपर से एंट्री बढ़ा दी जाती है, नीचे से एंट्री घटा दी जाती है। तो इसका रीएड्रेसल जो है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में लौट रही है और मैं सदन में खड़े होके, जनता अगर मुझे चुनती है, जो मुझे विश्वास है चुनेगी, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं सदन में खड़ा होकर यही बात पूरी दिल्ली के लिए अप्लाई कराने का पुरजोर कोशिश करूंगा। स्टैंडिंग से लेके हर जगह तक, जहां जहां तक मुझे लड़ाई लड़नी होगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ में लेके और इस समस्या का समाधान का एक सॉल्यूशन का एक मैकेनिज्म बनाऊंगा। ये मेरा टारगेट है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा विजन है। ये जो अपनी वार्ड की जो जनता है सर, एक क्लिक पे समस्या का समाधान क्रांतिकारी है। लेकिन फिर भी हमारा वही सवाल रहेगा कि संकल्प तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्रियान्वयन जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें अड़चने आ जाती हैं। ये इस पे तो वो समय बताएगा। आगे हम सवाल पे हम आगे बढ़ जाते हैं कि अब जो हमारे वार्ड की जो जनता है, वोटर्स है, अनुभव जी उनके लिए क्या ऐसा करेंगे जो वो आपको दिल में बसाएं? क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन को निवेदन करूंगा, उनके चरणों में निवेदन करूंगा। आपने सभी को देखा, बहुत पार्षद जिताए, बहुत विधायक लड़ाए, बहुत विधायक जिताए। अल्टीमेटली आप ही हैं जो डिसाइड करने वाले हैं कि किसको आप अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देने वाले हैं। मैं आपके बीच का एक बच्चा, एक युवा चेहरा, एक नई उम्मीद के साथ आपके बीच में आ रहा हूं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जैसा आपने कहा क्रांतिकारी, क्षेत्र में मुझे बहुत लोग क्रांतिकारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैं चीजों को सुनता नहीं हूं, मैं कंप्लेंट सुनता नहीं हूं, मैं उनका रेमेडी की तरफ चलता हूं। मेरा मन है, मेरा हमेशा टारगेट है कि समस्याएं सबको पता है। मेरा टारगेट है समस्याओं का निस्तारण कैसे हो, समाधान होना चाहिए। समाधान नहीं हुआ तो समस्या डिस्कशन पूरी जिंदगी करते रहिए, कोई लाभ नहीं है। मेरा टारगेट समस्या पे नहीं, समस्या के समाधान पे है। आपके जो अपोजिट, आपके अपोजिशन में जो खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, 25 साल का अनुभव है। 25 साल पहले तो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, मुकेश गोयल जी की हम बात कर रहे हैं, और अब वो आम आदमी पार्टी की टिकट से आदर्श नगर से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आप उनके पुराने 25 साल के अनुभव के सामने एक युवा चेहरा, एक नौजवान कैसे टिक पाएगा? क्या लगता है आपको? जनता अपने दिल में बसाएगी आपको? बिल्कुल बसाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने काम किया होता तो क्षेत्र नहीं छोड़ते, उन्होंने काम किया होता तो अपने गुरु को नहीं छोड़ते, उन्होंने काम किया होता तो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ते। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा। मेरी सोच संघ पृष्ठभूमि की सोच है, विचारधारा के प्रति समर्पित सोच है, और क्षेत्र की जनता बेदाग छवि है मेरी। कहीं पर किसी भी आप घर से जाइए, मुलाकात करिए और आप पता करिए, कहीं दाग नहीं मिलेगा। पूरे परिवार पे, नॉन पॉलिटिकल फैमिली है, पहली बार कोई परिवार में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन एक बार जनता मौका दे सेवा का, तो जिसे बोलते हैं विजन के साथ में लड़ाई लड़ रहा हूं।
और मेरी लड़ाई सेवा के लिए है। सत्ता का कोई लोभ भोग का कुछ मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, और पैसे का तो बिल्कुल नहीं है। ये जनता, ये बहुत बड़ी बात है कि युवाओं को और नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। ये आपने देखना है, क्योंकि हम मीडिया है, हम सवाल कर सकते हैं, हम आपको राय नहीं दे सकते। फैसला आपने करना है कि सही प्रत्याशी पढ़ा लिखा, क्या युवाओं को, नए चेहरों को मौका नहीं मिलना चाहिए, ये आपको देखना है। अगला सवाल ये होगा, अभी आपने बातों में एक बात कही थी कि पार्टी छोड़ देना। हम बात कर रहे हैं आपके जो अपोजिशन में कंटेस्ट कर रहे हैं, मुकेश गोयल जी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में थे वो, पार्टी छोड़ देना कितना ठीक है, क्या कहना है इस पे? पार्टी छोड़ देना उनका डर दिखाता है। वो डर के भागे कि उनको विकास का तो वोट नहीं है, विकास के नाम पर उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो वो दूसरी पार्टी में गए हैं और वहां जाकर उनके कुछ वोट्स के ऊपर आज उनको लगता है कि ऐसा दिल्ली में उनके कुछ वोट का आधार ज़्यादा है, और उनकी जो पुरानी पार्टी है, जो उनकी, मैं पार्टी को अपनी माँ समझता हूँ, और वो उसको छोड़ के भागे हैं। तो अब इस आपकी नज़र में अगर कोई पार्टी को छोड़ देता है तो उसका मतलब वो अपनी माँ को छोड़ देने वाली बात होती है? इतनी बड़ी बात हो जाती? नहीं, देखिए मेरे लिए तो ऐसा ही है। आपके लिए बिल्कुल ऐसा है। मैं पार्टी से संबंधित बहुत सालों से हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बाल्यकाल का स्वयंसेवक हूँ, विचारधारा के प्रति पूरा समर्पित हूँ। पूरा परिवार संघ का परिवार है, और मैं अपनी विचारधारा से बंधा हुआ हूँ। यानी अपनी पार्टी को, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देना, यानी वो अपनी माँ को छोड़ देना जैसा है, आपका ये मानना है? हमने जब वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, तो आपने क्यों छोड़ा? तो फिर उन्होंने बोला कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, जो आला कमान जो दिल्ली के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो हमें नजरअंदाज करते थे। क्या कहना है? एक व्यक्ति जो स्टैंडिंग का चेयरमैन रहा हो, वो भी बड़ी एमसीडी का, दिल्ली को जिसने पूरी तरीके से देखा हो, वो कौन सी आला कमान को ढूंढ रहा है? वो तो खुद आला कमान है, दिल्ली में एमसीडी में राज किया, और वो अभी भी राज ही करना चाहते हैं। वो जनता की सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो जनता के ऊपर राज करना चाहते हैं। और धन बल, मैं क्या बोलूं जी, चुनाव चल रहा है, आप पता कर सकते हैं क्षेत्र में जाके, और मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा स्टिंग ऑपरेशन, वो घूम रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। हम आपसे देखेंगे, और वो हम देखेंगे और उसकी सत्यापन करने की भी कोशिश करेंगे, और वो रहा तो हम उसको चलाएंगे भी। और एक आखिरी बात, आप अपने पूरे वार्ड की जनता से, आदर्श नगर 15 नंबर वार्ड की जनता से आप क्या अपील आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप मीडिया के माध्यम से, न्यू इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या आप कहना चाहेंगे? आप बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श नगर वार्ड 15 से मुझे उम्मीदवार बनाया है। चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। आप सभी के चरणों में निवेदन है, आने वाली 4 तारीख 4 दिसंबर को मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें। जैसे 5 उंगलियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति की परफॉर्मेंस उसके हिसाब से अलग होती है। मैं आपके बीच आ रहा हूं, आपसे समर्थन मांग रहा हूं, आप मुझे चुने, भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाकर चुने भारतीय जनता पार्टी को, और मैं आपको दिखाऊंगा व्हाई अनुभव धीर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। मैं आपको दिखाऊंगा व्हाई वी कॉल बीजेपी इज विद पार्टी विद अ डिफरेंस। आई विल प्रूव दैट। मैं आपको, आप एक बार मुझे सेवा का मौका दें, आपका सेवक आपको वो करके दिखाएगा जो आदर्श नगर के क्षेत्र के हर एक नागरिक का ड्रीम है, स्वप्न है। मैंने आपको मेरी अपनी बताया कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो ड्रीम्स मेरी आंख में नहीं, आप सभी की आंख में है। आप सब उसे जी रहे हैं, देख रहे हैं, समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने सपनों को चुनिए और मुझे चुनिए। एक बार मौका दीजिए, सेवा करके दिखाऊंगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। क्षेत्र में जहां हमारे कुछ वीकर सेक्शन या जरूरतमंद लोग जहां पर ज्यादा हैं, तो मैं उनसे भी एक अपील करना चाहता हूं। जो हमारे आपके वार्ड में जो कमजोर तबके जो हैं, ये ठीक है,
कि किसी के पास अधिकता है, किसी के पास कमी है, लेकिन गरीब कोई नहीं होता, जरूरतमंद होता है। और उस जरूरत की सॉल्यूशन के लिए मैं 24 घंटे यहां पर उपलब्ध हूं, आज भी और चुनाव के बाद भी। सत्ता में होऊंगा तब भी, सत्ता में नहीं होऊंगा तब भी, हर समय मैं पहले भी उपलब्ध था, आज भी उपलब्ध हूं। चाहे आप मेरे घर आए, मेरे फोन पे फोन करें, मैं आपके बीच पहुंचूंगा। मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। ये पक्की बात है। चुनाव के टाइम पे तो नेता वादे करते हैं, लेकिन अनुभव ये करके दिखाएंगे। मैं आपको साथ बुलाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा ये करके, और आपको बुलाऊंगा और आपसे उसी दिन को, जो आज का दिन है, इसको मैं आज नोट कर लूंगा आपके नाम के साथ, और मैं आपको बुला के दिखाऊंगा कि मेरी जनता मेरे बारे में क्या रुख रखती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, ऑन रिकॉर्ड बात ये हम दर्ज कर रहे हैं अपने कैमरे पे कि मिस्टर अनुभव युवा चेहरा है, ये आपके लिए दरबार, जनता दरबार लगेगा और आपकी समस्या का समाधान रियल टाइम में होगा। और आपने टाइम दिया, समय दिया, आपने न्यू इंडिया न्यूज़ से अनुभव जी बात की, थैंक यू सो मच। जनता आपको देखना है, अब ये आपको फैसला करना है कि आप अपने वार्ड में किसे मौका देते हैं, किसे जिताते हैं। लेकिन जो वोट होता है लोकतंत्र में बहुत ही ताकतवर चीज़ है, जनता आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने इलाके में सही, सच्चे, ईमानदार और मेहनती प्रत्याशी को लेकर के आए, और जो चेहरा युवा है, पढ़ा लिखा है, जिसका कोई राजनीति से बैकग्राउंड नहीं है, वो कहता है कि हमें सेवा करनी है, तो मौका आपने हर किसी को दिया है, फैसला आपने करना है। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़।